हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीआरई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें अभी हम साइंस का पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हमारा फिजिक्स का और केमिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है। ये हमारा जीव विज्ञान का चल रहा है, आज से स्टार्ट होगा। इसको हम चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 जो भी जिसमें भी जीएस के पार्ट में साइंस पूछता है या फिर सब्जेक्ट में साइंस पूछता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोग यहाँ से ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जिससे मान लीजिए एग्जाम में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो ये रहे कि यहाँ से क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो हम इसको चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। चलिए हम देखते हैं हमारा पहला चैप्टर, जीव विज्ञान का परिचय और उसकी प्रमुख शाखाएं। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, जीव विज्ञान का पिता कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हाइमन, अरिस्टू, लेमार्क, लियानस। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अरिस्टू। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय अरिस्टू को जाता है। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, खासतौर से जीव विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी अध्ययन किया। इस कारण अरिस्टू को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्या है? कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कीटों में वृद्धि करने का विज्ञान ये होता है। ठीक है, इसके बारे में और देखते हैं। तो कीटों की संख्या में वृद्धि करने के विज्ञान को कीट संवर्धन कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो देखिए एग्जाम में वैज्ञानिक अध्ययन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषक, बीज। तो जो मिट्टी का अध्ययन होता है इसी को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें मृदा के निर्माण एवं उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया गया है, मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान है कोलोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलोलॉजी है। देखिए दिया गया है, कोलोलॉजी मानवीय शारीरिक सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान है। कोलोलॉजी में जीवित प्राणी के शारीरिक बनावट का अध्ययन किया जाता है। जो भी जीवित प्राणी है उनके शारीरिक बनावट का जो भी अध्ययन किया जाएगा वो कोलोलॉजी के अंदर किया जाएगा। जीव, अब मान लीजिए यहाँ से देख लेते हैं, बीज लेखन या कूट लेखन की सूचना का अध्ययन किया जाता है, क्रिप्टोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो क्रिप्टोलॉजी अगर मान लीजिए पूछ ले तो बीज लेखन या कूट लेखन का अगर मान लीजिए सूचना का अध्ययन करना है तो क्रिप्टोलॉजी। साइकोलॉजी किसी मानव का अध्ययन करना है तो ये कहलाता है साइकोलॉजी कहलाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है पक्षी का, स्तनपायी का, कैंसर का, मिट्टी का। तो हमने देखा कि ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कैंसर का। मिट्टी का हमने बता दिया कि मिट्टी का जो अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पक्षी का अध्ययन हमने बताया ऑर्निथोलॉजी होता है। स्तनपायी का मेमोलॉजी होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ इकट्ठा दिए हुए हैं। चलिए पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से याद रखे रहेगा, ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम, कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं दी गई हैं। पक्षी का अध्ययन जो किया जाता है ऑर्निथोलॉजी, कैंसर का ऑन्कोलॉजी, स्तनपायी का मेमोलॉजी, मिट्टी का पेडोलॉजी, हड्डी का ऑस्टियोलॉजी, झाड़ी का डेंड्रोलॉजी। तो यहाँ से याद रखे रहेगा इतना, ये इंपॉर्टेंट है। और रक्त का हिमेटोलॉजी। पक्षी ऑर्निथो, कैंसर ऑन्को, स्तनपायी मेमोलॉजी, मिट्टी का पेडोलॉजी, हड्डी का ऑस्टियोलॉजी, झाड़ी का डेंड्रोलॉजी, रक्त का हिमेटोलॉजी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखे रहिएगा। हम आगे अब देखते हैं। यहाँ से हम देखते हैं, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अभी हमने जस्ट पढ़ा है, तो पक्षी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी हड्डियों की पढ़ाई किसके अंतर्गत किया जाता है? तो हड्डियों का भी हमने बताया, तो क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर हम देखते हैं, हमारा यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, कोशिका व कोशिका संरचना का विभाजन। ठीक है, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति, कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना, कोशिकाओं में पानी की मात्रा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, कोशिकाओं में पानी की मात्रा।
क्या होता है, कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। जो स्टोमेटा, जिसको रंध्र कहा जाता है, का खुलना और बंद होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस का विनिमय और जल संतुलन को नियंत्रित किया जाता है। इस प्रक्रिया को दो मुख्य निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे गॉर्ड सेल कहा जाता है। ये भी याद रखे रहिएगा, गॉर्ड सेल इसको कहा जाता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्गेनेल को द्वारा क्या दिया गया है, सेल होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ से हो जाएगा, ऑर्गेनेल को डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रोटोप्लास्ट होता है कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, पादप कोशिका कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ से जो प्रोटोप्लास्ट होता है ये पादप कोशिका और कोशिका भित्ति होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए, पादप कोशिका के कोशिका भित्ति के अंदर पाए जाने वाला रवेदार जालीनुमा व अर्ध तरल पदार्थ जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इसकी संरचना जल तथा कार्बनिक व अकार्बनिक ठोस पदार्थों से हुई है। ठीक है, तो हमको क्या पूछा था, यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट पूछा था क्या होता है। तो ये जो पादप कोशिका होता है उसकी कोशिका भित्ति के अंदर पाए जाने वाला एक रवेदार जालीनुमा व अर्ध तरल पदार्थ होता है, जिसको क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि यह विशिष्ट मिट्टी में बढ़ता है। इसे कैरोटीन होता है, यह सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं आता है। पूरे पौधे का रंग नारंगी होता है। गलत। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो इसमें क्या होगा, गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और याद रखे रहिएगा। देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन पूछता है। गाजर में नारंगी रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, और गाजर में लाल रंग जो होता है एंथ्रोसायनिन के कारण होता है। तो यहाँ से हमको दो क्वेश्चन याद रखना है, नारंगी कैरोटीन, लाल रंग एंथ्रोसायनिन के कारण। ठीक है, लाइसोसोम होते हैं पाचन केंद्र, उत्सर्जन केंद्र, श्वसन केंद्र, ऊर्जा केंद्र। तो जो लाइसोसोम होते हैं ये पाचन केंद्र होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, लाइसोसोम पाचन केंद्र होते हैं। ये कोशिका में प्रवेश करने वाले बाह्य पदार्थों तथा कणों का पाचन करता है। यह कोशिका के अन्य पदार्थों तथा अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिका को साफ करता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसकी खोज 1958 में क्रिश्चियन डी डर्वे ने किया था। ठीक है, क्रिश्चियन डी डर्वे ने किसका खोज किया था, लाइसोसोम का। लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और यह क्या होता है, एक पाचन केंद्र होता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पाचन केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट कोशिका भित्ति, सेंट्रियोल कोशिका झिल्ली। इसका हम देखते हैं। यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो दोनों में क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। जो पौधे होता है और आम दोनों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम होते हैं 25S के, 30S प्रकार, 80S प्रकार, 70S प्रकार। इसको देखते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 70S प्रकार। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राइबोसोम की खोज किसने किया था, तो पैलाडे ने राइबोसोम की खोज किया था। और ये बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जो राइबोसोम होते हैं 70S प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ से दिया है, कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोसिस की क्रिया होती है। तो ये जो होता है कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लाइकोसिस की जो क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। ग्लाइकोसिस जो होता है कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था होती है, याद रखे रहिएगा। और जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो कैप्स चक्र होता है उसी के मैट्रिक में ये संपन्न होती है, जिसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोसिस की क्रिया होती है, तो कोशिका द्रव्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन सिनेप्सिस द्विसंयोजी गठन कब होता है, जाइगोटीन के दौरान, डिप्लोटीन के दौरान, पैक्टीन के दौरान, लेप्टोटीन के दौरान। तो जो अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन सिनेप्सिस या फिर द्विसंयोजी जो कब होता है, तो इसको देखते हैं। तो जाइगोटीन के दौरान ये होता है। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन जो होता है
के होता जाइगोटिन की प्रक्रिया के दौरान होता है। जाइगोटिन की अवस्था को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मलिखी यह दर्शाता है कि गुणसूत्र सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं जिसे सिनेप्टोलिमल मिश्रण कहते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के 2 अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं। तो याद रखे रहिएगा, जो अर्धसूत्रीय विभाजन में युग्मन होता है वो जाइगोटिन के दौरान होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो मानव शरीर की उपकला कोशिका तो दिया गया बाल, नाक, फेफड़ा, अग्न्याशय। तो उपकला कोशिका इससे पूछा है तो देख लीजिए, प्राणियों के शरीर की बाहरी सतह और शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाले ऊतक को उपकला ऊतक या उपकला कोशिका कहा जाता है। किसको कहा जाता है, इसको समझिए। प्राणियों के शरीर के बाहरी सतह और शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाले ऊतक को उपकला ऊतक कहा जाता है। वास्तव में उपकला कोशिका शरीर की एक विशिष्ट कोशिका होती है जो अंगों का आच्छादन करके उनकी रक्षा करती है। यह अंग जैसे होते हैं गुर्दा, फेफड़ा, जिगर आदि में यह पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो फेफड़ा, अग्न्याशय दोनों में हो जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? लाइकेन में, जीवाणु में, विषाणु में, शैवाल में। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विषाणु। निम्नलिखित में से किस कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि विषाणु की कोशिका संरचना में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्न में से किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है? लाल रुधिर कणिका द्वारा, प्लेटलेट्स द्वारा, श्वेत रुधिर कणिका द्वारा, हार्मोन द्वारा। तो ये क्या होता है, शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन जो पहुंचाया जाता है लाल रुधिर कणिका द्वारा पहुंचाया जाता है, जिसको रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहा जाता है। शरीर के प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन लाल रुधिर कणिका के माध्यम से पहुंचाया जाता है। लाल रुधिर कणिका रीढ़धारी जंतुओं के श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुँचाने का सबसे सहज और व्यापक माध्यम होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो कोशिका का शक्ति स्रोत, कोई भी शक्ति स्रोत का पूछे तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव, पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए दीप एकक पर्दायुक्त कोशिकाओं को सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। किसको छोड़कर? जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर जितने भी सजीव एवं जंतु हैं उनमें पाया जाता है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होता है? जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। श्वसन से संबंधित प्रारंभिक जो क्रियाएं होती हैं साइटोप्लाज्म में होती हैं तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है जो एटीपी के रूप में संचित होती है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन अंग अथवा ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो याद रखे रहिएगा, कोशिका का शक्ति स्रोत या ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? टॉनिक से, वायरस से, कार्बोहाइड्रेट से, लौह अयस्क से। तो इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? वायरस से। इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो ये वायरस से हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, वायरस से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दिया गया इंटरफेरॉन का संबंध वायरस से है। संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन जो अन्य स्वस्थ कोशिकाओं का वायरस से सुरक्षा प्रदान करती हैं इंटरफेरॉन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाली जीवाणुओं को नष्ट करता है? राइबोसोम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, अंतर्द्रवी जालिका। इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो इसको याद रखे रहेगा, कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाली जीवाणु को नष्ट करता है तो लाइसोसोम करता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। तो क्या पाया जाता है? 80% से ज़्यादा क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। असंख्य कोशिकाएं मिलकर मानव शरीर का निर्माण करते हैं। मानव कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। उन्होंने कार्क में मृत कोशिका को देखा था। जीव द्रव्य का 99% भाग जिसमें क्या पाए जाते हैं? 4 तत्व से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन।
और जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से दिया गया है, त्वचा का रंग निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, मेलानोसाइट। तो ये किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो जो मेलानोसाइट होता है इसी के द्वारा त्वचा का रंग निर्धारित होता है। त्वचा का रंग मेलानोसाइट नामक तत्व से निर्धारित होता है। त्वचा में लाखों की तादाद में मेलानोसाइट कणिकाएं होती हैं जो मेलेनिन पिगमेंट का निर्माण करती हैं। यह त्वचा के रंग को प्रदान करता है। मेलेनिन शरीर को सूर्य की तेज किरणों से क्या होता है? बचाता है। कुछ मानव जातियों में यह अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे निग्रो में। ठीक है, यहाँ से हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, पोषक पदार्थ, जो हमारा तीसरा चैप्टर है। इससे जो क्वेश्चन आए हुए हैं हम इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन, वसा, अम्ल, क्षार। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसमें हम देखते हैं तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अधिकतर जो एंजाइम होते हैं प्रोटीन होते हैं, और ये एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है, अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, यहाँ से हम समझते हैं अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अनेक जटिल प्रोटीन मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं से एंजाइम का कार्य करते हैं। एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है जो शरीर में लगातार होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करता है। ठीक है, तो एंजाइम क्या होते हैं इसको देख लीजिए। एंजाइम जो होते हैं एक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो शरीर में लगातार होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, रक्त के थक्के से संबंधित कौन सा एक कारक है? तो रक्त का थक्का बनने के लिए क्या जरूरी है? विटामिन के। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ से हम कुछ विटामिन, उनके रासायनिक नाम और उनके क्या उपयोग है इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, एक मिनट देखिए, विटामिन के दिया गया है, रक्त स्राव रोधी विटामिन होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनिन होता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिए रहेगा। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनिन, और इसका उपयोग या कार्य जो होता है प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन बनाता है जो रक्त को थक्का बनने में सहायता प्रदान करता है। हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने में ये सहायक होता है। तो ये कौन सा नामक प्रोटीन बनाता है? प्रोथ्रोम्बिन नामक बनाता है जो रक्त को थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनिन। ठीक है, किसका नाम है? विटामिन के का। नेक्स्ट को देखते हैं हम, विटामिन सी, इसका क्या स्कर्वी रोधी ये विटामिन होता है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। मसूड़ों, रक्तवाहिकाओं आदि को स्वस्थ रखने तथा घाव भरने में ये सहायता प्रदान करता है। ठीक है, हम इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ से देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। जनन क्रियाओं में ये सहायता होता है और इसकी बांझपन रोधी ये विटामिन होता है। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि बांझपन रोधी विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन ए होता है ये, और इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। ये जनन क्रियाओं में सहायक होता है। विटामिन ए रतौंधी एवं संक्रमण रोधी विटामिन होता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। आंखों, दांतों तथा त्वचा एपिथेलियमी कोशिकाओं को स्वस्थ रखना, संक्रमण निरोधक एवं वृद्धि में ये सहायक होता है। ठीक है, तो हमको याद हो गया, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल, विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के का नाम फिलोक्विनिन है। ठीक है, आगे हम और ऐसे पढ़ते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? अभी जस्ट हमने बताया कि कौन सा है, विटामिन के, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में क्या होता है? प्रभावी होता है। फिर यही क्वेश्चन दे दिया विटामिन के, देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। जैविक सिस्टम के रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेजी करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन्स। तो जो जैविक सिस्टम होता है उसमें अगर रासायनिक प्रक्रिया को तेजी करने के लिए क्या उत्तरदायी तो होता है? एंजाइम। जैविक प्रक्रिया में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम पदार्थ जिम्मेदार होता है। कार्बनिक पदार्थों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को सरल अम्ल में परिवर्तित करने वाली क्रिया को एंजाइम द्वारा ही संपन्न होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। तो हमारा कोई भी रासायनिक क्रिया है अगर उसकी प्रकृति को तेज करना है तो उसके लिए उत्तरदायी एंजाइम होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतर प्रोटीन होता है? चना, मटर, सोयाबीन, अरहर। तो इसमें सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा? सोयाबीन में पाया जाएगा। सोयाबीन दलहनी और तिलहनी दोनों प्रकार की फसल में सोयाबीन में 40 से 45% प्रोटीन तथा 20 से % तक प्रोटीन तेल में पाया जाता है। सोयाबीन की खली में भी 50% तक प्रोटीन पाया जाता है जो कि उच्च कोटि का पशु आहार होता है। सोयाबीन निर्मित होने वाला दूध गाय के दूध की भांति पौष्टिक होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है प्रोटीन? सोयाबीन में। फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अभी हमने बताया उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शाकाहारी भोजन में निम्नलिखित में से कौन सा शर्करा विपुल मात्रा में पाया जाता है?
तो शाकाहारी भोजन में क्या, एमिलोस, लैक्टोज, सेल्यूलोज, माल्टोज। तो जो होता है शाकाहारी भोजन में कौन सा शर्करा विपुल मात्रा में पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। शाकाहारी भोजन में सेल्यूलोज शर्करा विपुल मात्रा में पाया जाता है। यह एक बहु शर्करा है जिसमें एक ही प्रकार का अणु लगातार जुड़ने से 1000 अणुओं वाला पॉलीमर बन जाता है। बहुत सारे हरे पौधों की कोशिका भित्तियाँ सेलुलोज की बनी होती हैं और जीव जगत में इसका बहुत महत्व है। कपास के रेशों का लगभग 90% हिस्सा सेलुलोज का ही बना होता है। आगे हम देखते हैं, दाल का अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, सेलुलोज का, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का, केवल कार्बोहाइड्रेट का। तो दाल जो होता है ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दालों में प्रोटीन एवं विटामिन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, याद रखे रहिएगा। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, माल्टोज। तो पता होगा कि अगर कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का वर्ग होता है। ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं। आगे हम देखते हैं, दिया गया जो कि अपघटन के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है 1:2:1, 1:2:1 में होता है। तो याद रखे रहेगा इसका अनुपात 1:2:1 होता है, ठीक है। फिर दिया गया है विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड भी जाना जाता है। तो ये तो हम लोग को पता ही है, किसको अभी हमने पढ़ाया है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऐसे स्कर्वी नामक रोग की कमी दूर होता है, ठीक है। इस चैप्टर का फिर हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, गेहूं, चावल और शहद किसके स्रोत होते हैं, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। तो जो होते गेहूं, चावल और जो शहद होते हैं ये किसके स्रोत होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फिर देखते हैं। यहाँ से फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गेहूं, शहद, गाजर, मूंगफली। तो विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो होता है गाजर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ए में जो होता है समृद्ध आहार हमारे स्वस्थ शरीर के लिए क्या होता है, ये बेहद आवश्यक होता है। ये हमारे आंखों की रोशनी, हड्डियों के लिए और कैल्शियम का स्तर बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा और देख लीजिए, दिया गया है गाजर, दूध, टमाटर, मछली, लाल शिमला मिर्च और हरी सब्जियों में विटामिन ए मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रैक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है, इन्वर्टेज, जाइमेज, माल्टेज, डायस्टेज। क्या पूछा है, किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रैक्टोज किस में बदल जाता है, C2H5OH में बदल जाता है, ठीक है। तो किस में बदल जाता है, C2H5OH को क्या कहा जाता है, इथेनॉल में। तो किस में, इथेनॉल में बदल जाता है, 1 मिनट। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, जाइमेज की उपस्थिति में। जो जाइमेज नामक एंजाइम होता है इसकी उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रैक्टोज जो होता है किसमें, इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। इसका हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे भी दिया गया है, इसके बारे में दिया गया है, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रैक्टोज C2H5OH इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं, ये शरीर में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करते हैं। माल्टेज एंजाइम जो होता है ये वसा का पाचन करता है। तो याद रखे रहेगा, जो माल्टेज एंजाइम होता है ये क्या करता है, वसा का पाचन करता है। जो उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जो जाइमेज होता है ये ग्लूकोज या फ्रैक्टोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है, इन्वर्टेज, जाइमेज, लैक्टेज, ईस्ट। अभी जस्ट हमने इसको पढ़ा कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है, तो जाइमेज करता है। इथेनॉल का अभी हमने देखा C2H5OH होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खाद्य पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, प्रोटीन एवं खनिज लवण, विटामिन एवं खनिज, पानी एवं चारा। तो इसमें हमको क्या पूछा है, कौन सा ऊर्जा खाद्य पदार्थ है, ठीक है। अब एक देख लीजिए, इसमें क्या हमारा सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऊर्जा के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ है ये पूछा है, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट एवं वसा जो होता है हमको ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं कार्बोहाइड्रेट एवं वसाएं होती हैं, जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। यहाँ से देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। शरीर की कुल ऊर्जा की आवश्यकता
अगर मान लीजिए 50 से 79% की जो पूर्ति होती है इसी के द्वारा होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना प्राप्त होता है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एग्जाम में ये पूछ सकता है कि 1 ग्राम ग्लूकोज को अगर हम पूर्ण ऑक्सीकरण करें तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यह कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का रासायनिक यौगिक होता है। इसका स्रोत कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? गेहूँ, चावल, शक्कर, शहद, गन्ना आदि। हम वसा का देखते हैं तो यह भी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। स्रोत इसका दूध होता है, घी, मछली होता है। ठीक है, देखिए हमको क्या होता है, अगर तुरंत एनर्जी की जरूरत होती है तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। बाकी का वसा जो होता है इसमें ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, 9.3 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, 1 ग्राम में। दूध किसका घटिया स्रोत है? कैल्शियम का, विटामिन सी का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का। तो जो दूध होता है ये विटामिन सी का सबसे घटिया स्रोत होता है। दूध एक अपारदर्शी सफ़ेद द्रव होता है जो मादाओं के दुग्ध ग्रंथियों द्वारा बनाया जाता है। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन ए, डी, के, बी पाया जाता है, परंतु इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी इसमें आंसर हो जाएगा। कौन सी विटामिन उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है? तो इसमें अभी हमने देखा एस्कॉर्बिक एसिड। जो विटामिन सी होता है वो क्या होता है, अगर इसको हम गर्म कर दें तो ये क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी सब्जियों को छीलने से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी गर्मी, हवा, पानी द्वारा आसानी से ये हो जाता है नष्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? क्या पूछा है? कौन? मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि करने के लिए फल, पनीर, सब्जियां, मिठाइयाँ। तो पनीर जो होता है मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पनीर। ठीक है, देखिए दिया गया मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए प्रोटीन शरीर में ऊतकों, मांसपेशियों और रक्त जैसे महत्वपूर्ण द्रव्यों का क्या करता है? निर्माण करता है। तो याद रखे रहिएगा, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर में ऊतकों की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक होता है? प्रोटीन। और प्रोटीन किस में पाया जाता है? पनीर में। ठीक है, तो देखिए जो होता है कि दूध, पनीर, दही, तिलहन, सोयाबीन, दालें, कलेजी, मछली, अंडे और अनाज इसके प्रमुख स्रोत होते हैं प्रोटीन के। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? अभी हमने जस्ट बताया है कि किसमें होती है? वसा में होती है। वसा भी हमको ऊर्जा प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन तो कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम अगर हम ग्लूकोज को अगर हम ऑक्सीकृत करें तो उसमें कितना? 4.2 किलो कैलोरी प्राप्त होगा, परंतु अगर हम इसको वसा को करें तो इसमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है 1 ग्राम में। तो भोजन के प्रति यूनिट भार में कैलोरी की मात्रा में वसा में सर्वाधिक होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए दिया गया है 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, विटामिन में कैलोरी नहीं पाई जाती है। विटामिन जो होता है हम क्या करता है? रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, इतना याद रखे रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। क्या पूछा है? किस कमी के कारण से किस थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? विटामिन के कारण। विटामिन के कमी के कारण क्या होता है? खून का थक्का ना बनने की बीमारी होती है। यह विटामिन जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में अहम रोल निभाता है, जिसकी वजह से यह आंतरिक और बाहरी ब्लीडिंग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड का प्रवाह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो अगर मान लीजिए ब्लड नहीं जम रहा है तो किस चीज़ की कमी है? विटामिन के की कमी है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? गेहूँ, चावल, जौ, मक्का। तो इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो इसमें से गेहूँ, चावल, जौ ये सब क्या है? मुख्यतः ये कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। से दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B1 में संतरा, विटामिन डी कार्ड या यकृत लीवर, विटामिन ई गेहूँ अंकुरित तेल, विटामिन के अल्फा। तो इसमें हमारा दिया गया है, 1 मिनट रुक जाइए, विटामिन तो इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा? इसमें सारा सही है। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए विटामिन B1 में संतरा पाया जाता है, विटामिन डी में कार्ड यकृत तेल में विटामिन डी पाया जाता है, गेहूं अंकुर तेल में विटामिन ई पाया जाता है, अल्फा में क्या पाया जाता है? विटामिन के पाया जाता है। तो हमारा चारों ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई। इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से पूछा है कोई कौन सा सुमेलित नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई सही हो जाएगा।
पूछा है उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए, इसमें से सभी सुमेलित हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन B10। तो इसमें किसको कहा जाता है, तो इसमें हम देखते हैं तो हमारा विटामिन D2 को कहा जाता है आर्गोकैल्सिफेरॉल। ठीक है, यहाँ से हमारा ये चैप्टर में कुछ क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप लोग इसको तैयार करिए।